आ रहा है या जॉब की अपॉर्चुनिटी उनके पढ़ाई में अगर दिखाई नहीं दे रही है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे कोई आयुर्वेदिक कोर्स है या योगा कोर्सेज है या नेचुरोपैथी के कोर्सेज है, उसको डिप्लोमा के माध्यम से जरूर करना चाहिए। क्योंकि दयाचंद जी ने जो बताया उससे मैं बिल्कुल तरह से एग्री हूँ कि आने वाला जो समय जो है, एलोपैथिक तो अपने आप में है, मार्केटिंग से लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट है। लोग भी चाहते हैं कि तुरंत हमें आराम मिलना चाहिए, भले हमारी बीमारी अच्छी हो या ना हो। और वो कितनी सारी बीमारी को हमारे शरीर में लेके आती है, फिर भी हम एलोपैथी के तरफ ही हमारा झुकाव है। मेरा भी अभी तक था, 2 साल पहले तक मुझे भी लगता था कि आयुर्वेदिक से एलोपैथिक अच्छा है, क्योंकि उसपे ट्रीटमेंट फास्ट होती है, हमारा हमें रिलीफ मिलता है। लेकिन उसका जब मैंने खुद अभ्यास किया दोनों बातों से, कि शरीर पे क्या उसका असर होता है और साथ साथ में हमारा जो पैसा है, मनी है, वो कितना बर्बाद होता है, उसका हम कैलकुलेशन करें कि जब भी हमारे घर में साल में अगर सभी को एक फ्लू आता है या एक कोई परेशानी आती है, तो एक के पीछे करीबन 10,000 5,000 रुपये पूरे साल भर में खर्चा होता है। तो करीबन हमारा 1 लाख 2 लाख ऐसे ही सादे सादे बीमारी में ही हमारा पैसा चला जाता है। तो उसमें से जो दूसरी बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती है, किसी की उसी बीमारी से दूसरी बीमारी अगर चढ़ जाती है, तो उसके लिए तो पूछो ही मत कि पूरी तरह से हम डॉक्टर के और दवाई के गुलाम हो जाते हैं। और मैं भी उसी गुलामी से बच गया, क्योंकि मैंने जागरूक हो गया कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। और मेरी जो गुलामी जो थी दवाई की या दवाई की तरफ मेरा जो झुकाव था, वो सभी झुकाव मैंने अपने ऊपर ले लिया। मैंने खुद अपने शरीर को देखा, मैं खान-पान को देखा, इस प्रकार से दयाचंद जी ने बताया कि हमारे घर में ही मेडिसिन है। मतलब आपका फूड ही मेडिसिन है। फूड से बड़ा कोई मेडिसिन संसार में नहीं है। और इसलिए भी हमने अपने फूड पे ज़्यादा, या हमारे जो हमारी वनस्पतियाँ हैं, जो चीज़ें हमारे आस-पास में, जो हमारे बाप-दादाओं ने बताई है बचपन में, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमारे भाग-दौड़ की ज़िंदगी में और जो जाहिरात है, जो मेडिसिन और डॉक्टर जो अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करते हैं, उसी को हम सच मान के हमें लगता है कि हम उसी से सही हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों और भाइयों-बहनों, एक बात आप जान लीजिए कि हमारा शरीर जो है दवाई के लिए नहीं बना है, स्पेशली एलोपैथिक दवाई के लिए। आप बोलेंगे सर ये कैसे? मतलब हमारे शरीर के मेडिसिन की ज़रूरत उसकी प्रक्रिया है कि मुँह में से खाते हैं, मुँह में से जाके वो लिवर में जाती है और लिवर इस दवाई को इग्नोर करती है, पहली बात, क्योंकि वो उसके लिए अननोन पर्सन है।
की जो है वो कंगाल है। कंगाल इसलिए है 2 प्रकार से कि और जो रुचि जो है पढ़ने की, हाँ, वो बहुत मर्यादित है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ते हैं? पेपर पढ़ते हैं और पढ़ के हम अपना टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। हाँ, माँ-बाप भी अपने बच्चों को कभी भी एक एक्स्ट्रा बुक ला के नहीं देती है कि भई ये नॉवेल्स पढ़ो, ये बायोग्राफी पढ़ो, हाँ, ये साइंस का बुक पढ़ो। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई पेरेंट्स इतना उस तरफ पैसा खर्चा करके बच्चों के लिए किताब ला के देता होगा। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्यों हम अपने बच्चों को एक मर्यादित इंसान बना रहे हैं? बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब को या भीमराव को अमर्यादित बना दिया किताबों के माध्यम से। और ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण मिलते हैं कि जब उनके पास किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था कि जो भीमराव को किताब पढ़ने के लिए चाहिए था, चाहते थे, तो अपने बेटे के पास में या उनके रिश्तेदार के पास में जाके वो पैसा माँग के उनके लिए किताबें खरीद के लाते। वो किताबें टेक्स्ट बुक नहीं थी और टेक्स्ट बुक तो उनको स्कूल में मिल जाती थी। वो बुक थी अदर रीडिंग्स। हाँ, लोगों के जीवन का साहित्य है, दर्शन है। हाँ, अन्य जो बुक है जिसे हम रेफरेंस बुक कहते हैं, जिसे हम ज्ञान की बुकें कहते हैं, ऐसी किताबें बाबा साहब को उनके पिताजी ला के देते थे। तो हमारी जो बाबा साहब से मिली वो जो विरासत है, उस विरासत को भी हमने अ, उनके जीवन में ढूँढ के देखना चाहिए। बाबा साहब के बारे में सिर्फ़ बताया जाता है, उतना ही हम जानते हैं कि बाबा साहब पैदा हुए और बाबा साहब के माता थे, पिता थे और बाबा साहब ने पढ़ाई की, बाबा साहब के साथ में अस्पृश्यता हुई और बाबा साहब ने महिला के लिए किया और हमारे लिए ये संविधान लिखा और बस इतना ही जान के हमें लगता है कि बाबा साहब को हमने जान लिया। नहीं, हम बाबा साहब को नहीं जाने, जो अभी हमें इतना पता है। और बाबा साहब की एक-एक बात को अगर हम ध्यान से देखें और ज़िम्मेदारी लें, एक पेरेंट्स बन के, एक स्टूडेंट बनकर, एक समाज का घटक बनकर अगर हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे बाबा साहब हमारे आस-पास में ही निर्माण हो सकते हैं। भले बड़े ना हों, लेकिन छोटे तो ज़रूर हो सकते हैं। हाँ, भले हम बाबा साहब जैसे ही ना बने, लेकिन हम हमारे जैसे भी बने तब भी हम छोटा तो काम ज़रूर कर सकते हैं कि जो बाबा साहब ने किया है। हुँ? अच्छे पढ़ाई का, अच्छे मन का, अच्छे जीवन का। तो बाबा साहब यही हमसे उम्मीद रखते हैं कि हमारा जीवन सुखी संपन्न हो, हमारा अभ्यास अच्छा हो, हमारा जीवन अच्छा हो। इस जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लिए और समाज के लिए हम उपयोगी हो सकें। तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो जीवन है, उस सभी को चलाने वाला कौन है? ये कहाँ से कौन कंट्रोल करता है और कौन इसको चलाता है? इसको चलाने वाला आपका और हमारा मन है। मन के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन जो चला रहा है, जो सोच रहा है और जो करवा रहा है, उसी को हम जानने की कोशिश नहीं करते कि वो कौन है, कैसे है? क्या उससे हम दोस्ती कर सकते हैं क्या? क्या उसको हम जान सकते हैं क्या? क्या उसको हम प्रशिक्षित कर सकते हैं क्या? और बुद्ध ने वही हमें सिखाया, बुद्ध की पूरी मूल शिक्षा ही मन के ऊपर है। मन का प्रशिक्षण ही बुद्ध की शिक्षा है। शील का आचरण करना भी मन का प्रशिक्षण है। आप जो अभ्यास कर रहे हैं, वो भी मन का प्रशिक्षण है। लेकिन सिर्फ़ आप अभ्यास के लिए अभ्यास करते हैं। कभी आपने देखा कि जो अभ्यास करते हो आपके मन के अंदर क्या बदलाव हुआ है? हम नहीं देखते हैं। और उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करते हैं। पेरेंट्स भी नहीं पूछता है कि भई तुमने ये जो साइंस पढ़ा, तो साइंस तुझे समझ में आया? तेरे ज़िंदगी में साइंस दिखा रहा है कि कहाँ पे साइंस है तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे बॉडी में या तुम्हारे मन के अंदर? हम नहीं पूछते हैं। हमें लगता है बच्चे ने साइंस पढ़ लिया होगा और साइंस पता है। लेकिन वो साइंस इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप व्यवहार में उस साइंस का इस्तेमाल करें। आपको मैथ्स इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप मैथ्स को व्यवहार में इस्तेमाल करें। आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी या हिस्ट्री या कोई भी लैंग्वेज इसलिए पढ़ाई जाती है कि आपको व्यवहार में उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि व्यवहार को अच्छा करने के लिए तो आपको पढ़ाई की जाती है या पढ़वाया जाता है। बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस इतना गवर्नमेंट उसके पीछे खर्चा करती है, पूरे विश्व के अंदर आपके माता-पिता जो खर्चा कर रहे हैं, वो आपको जीवन में व्यवहार में लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं सिर्फ़ रट रहे हैं इसको
ये फार्मूला बोलते हैं, इसको ये कहते हैं, वो कहते हैं, और वही काम हम निरंतर करते आ रहे हैं और वही हमारी आदत बन गई है और हमें यही लग रहा है कि यही शिक्षा है। लेकिन फिलॉसफी शिक्षा की ये नहीं है और शिक्षा का उद्देश्य भी ये नहीं है। ये हमने बनाया हुआ है और हमारे बुरे मन ने बनाया है, कुशल मन ने नहीं। कुशल मन ने जो सोचा होगा, जिन्होंने इसका व्याख्या की होगी या जिन्होंने शिक्षा को लोगों के लिए दिया होगा। बुद्ध ने जब शिक्षा को लोगों के लिए दिया तो सभी के लिए खुली शिक्षा थी। स्वयं बुद्ध होने के लिए बुद्ध ने शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षा क्या थी? सभी के लिए खुली थी और बुद्ध होने के लिए, गुलाम होने के लिए नहीं, स्वतंत्र होने के लिए। तो जितनी विद्वानों ने जो शिक्षा को लेके जो बातें की है या कर रहे हैं, या बाबा साहब ने शिक्षा को अगर शेरनी का दूध कहा है, हाँ, या शिक्षित बनो कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो हम समझ रहे हैं, उसका मतलब कुछ और गहरा है। तो उस गहरे अर्थ को समझने के लिए जो हम सुबह देख रहे थे कि जो AIDA जो है टेक्निक जो है वो हमें मदद कर सकती है। अगर हमें सही में बाबा साहब के प्रति आस्था है, हम बाबा साहब का जैसे कि हमारा जो भी कार्यक्रम शुरू होता है जय भीम कहते हैं, नमो बुद्धाय कहते हैं, तो उस जय भीम की जो गूंज है, जय भीम मतलब किसकी हम जय कह रहे हैं? हाँ? अगर भीम की कह रहे हैं तो भीम ये शब्द जो है वो शक्ति का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है। एक शिक्षा को भीतर से अनुभव करने का प्रतीक है, सिर्फ वो शब्द नहीं है। जब आपकी जय होगी तब जय भीम की जय होगी। उसका मतलब जय भीम है। सिर्फ कह देने से या एक दूसरे को सम्मान करने से कि मैं उसी विचार का अनुयायी हूँ, मैं बाबा साहब का ही अनुयायी हूँ, ये जताने के लिए जय भीम का करना ये पर्याप्त नहीं है। जब हम जय भीम कहते हैं और सामने वाला भी करता है तो उसके पीछे का जो साइंस है या उसके पीछे की जो मूल शिक्षा है उसको भी हमने महसूस करना चाहिए। और महसूस करने के लिए हमें जो अवेयरनेस जो है, जो हमने सुबह देखी थी कि ये स्टैंड फॉर अवेयरनेस, उसको हमने हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो शुरुआत आपकी कैसी होनी चाहिए। आप कोई कोर्स कर रहे हो तो कोर्स की आपकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो उस पढ़ाई की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, किसी को जय भीम भी कह रहे हो तो जय भीम इसलिए नहीं कहना है कि सिर्फ कहने के लिए, भीतर से आपको ऐसा लगना भी चाहिए कि मैं कुछ तो जय भीम के लिए बदल रहा हूँ। बदलाव जो है वो जय भीम की गूंज है। हम अंदर से बदलते नहीं है और हम कहते हैं कि जय भीम, वो जय भीम नहीं है। क्योंकि हमें शुरुआत जहाँ से करनी है वहाँ पे हम जागरूक नहीं है। तो वहाँ पे हमें जागरूक रहना ही ध्यान के लिए भी हमें या इफेक्टिव मेडिटेशन करने के लिए भी हमें ज़रूरत है। और साथ-साथ में जो हम अभ्यास करेंगे, जैसे कि इस कोर्स में आपने जॉइनिंग की है, आप पढ़ाई करोगे, आपका जो भी काम करोगे, जिसका जो काम है, उस काम पे भी हमें अपने बॉडी के साथ अवेयर रहना है। और जो जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, उसके लिए भी हमें जागरूक रहना चाहिए। और एक हमारे जो सराउंडिंग है, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें जागरूक रहना चाहिए। तो तीनों की जब जागृति इकट्ठा हो जाती है, तब आप देखोगे कि आपका जो भी काम जो होगा, वो कभी पीछे आने वाला काम नहीं होगा, स्ट्रेसफुल काम नहीं होगा, स्ट्रेस फ्री काम होगा, डिस्ट्रैक्ट माइंड का काम नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेट माइंड का काम होगा। कंसंट्रेशन मांगने से आपके पास में आने वाली नहीं है। आप बोलोगे मेरा कंसंट्रेट हो रहा है, मेरा मन कंसंट्रेट क्यों नहीं होता है? ऐसा कि तुम ऐसा कर रहे हो, इसलिए मेरा मन कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, मैं ध्यान से नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐसा कहने से हम कंसंट्रेट नहीं होंगे। कंसंट्रेट तब होगा कि इस प्रकार से आपकी पढ़ाई करके देखिए और फिर देखिए कि 1 हफ्ते के बाद आपका कंसंट्रेशन नेचुरली आ जाएगा।
और जो पढ़ोगे पहले से कई गुना आपके जो मेमोरी है या स्मरण शक्ति है, उसमें आप बढ़ोतरी देखोगे और आपकी समझदारी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है समझदारी बढ़ेगी, क्योंकि समझदारी से कोई चीज़ आप ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। और समझदारी जब आपके दिल से आएगी, आपके दिल के साथ वो चीज़ जुड़ जाएगी तो कभी छूटने वाली नहीं है। जब तक वो दिल के साथ नहीं जुड़ती है तब तक वो टेम्परेरी मेमोरी में ही वो चीज़ें एग्जिस्ट रहती है। फिर आपकी पढ़ाई हो या कोई भी फार्मूला हो या जो भी आप याद करना चाहते हैं, लेकिन जब वो दिल से जुड़ जाता है तो फिर वो आपके दिमाग से जाता नहीं है और हमेशा आपके साथ में वो मदद करने के लिए जब भी आप कॉल करेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा, क्योंकि आपकी शुरुआत आपने हमेशा उस अवेयरनेस से की। दूसरा जो पॉइंट जो है वो है आई आई फॉर इंटेंशन। आई स्टैंड फॉर इंटेंशन। इंटेंशन को दूसरी अर्थ में उसको हम गोल कह सकते हैं, कि हमारा कोई गोल होना चाहिए कि हमें अभी हम अवेयर है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। जैसे कि मैं बैठा हूँ और मुझे यहाँ पे बैठे-बैठे कहाँ जाना है। तो बैठे-बैठे कहाँ जाना है ये मेरा गोल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ इस शरीर के साथ, तो मुझे कुछ बात करनी है, ये मेरा गोल है। और इस विषय पे बात करनी है और इस प्रकार से बात करनी है। हाँ, ये मेरा गोल है कि मुझे सही तरीके से बात करनी है आपसे। तो वैसे ही आपके हर एक काम का एक गोल होता है। आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान का एक आपका गोल होता है कि आपको एकाग्र होना है या उस विषय के साथ में एकरूप होना है। वैसे ही आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के समय में भी आपका एक गोल होता है कि मुझे इस विषय के साथ में बने रहना है। हाँ, अगर आपको पता है कि मुझे यही पढ़ना है, तो आपका मन उसी के साथ में बना रहेगा। जैसा वो दूसरे ऑब्जेक्ट में भाग जाएगा, दूसरे उद्देश्य में भाग जाएगा, फिर से आप वापस लेके आओगे। क्योंकि आपको पता है कि ये समय मैंने इस विषय के लिए पढ़ने के लिए दिया है। मेरा गोल निर्धारित है क्योंकि मुझे यही करना है। क्योंकि मन मंकी माइंड है। हुँ? मन क्या है? मंकी माइंड है। आप मैथ्स का पढ़ने के लिए जाओगे और इंग्लिश का याद आएगा कि इंग्लिश का पढ़ना है। आप इंग्लिश पढ़ने जाओगे, मैथ्स का याद आएगा कि मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स का याद करके जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आप कैसे कंसंट्रेट हो पाओगे? देखिए आपको पता नहीं कि आपका गोल अ, यहीं पे मुझे रखना है कि मुझे मैथ्स ही पढ़ना है, नहीं कि अभी इंग्लिश। इंग्लिश तो मुझे बाद में पढ़ना है। तो ये जो स्पष्टता जो है या जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी चॉइस है, उस बात को या उस विषय को अभ्यास करने की या ध्यान करने की, कि हमने एक गोल बनाया है, इंटेंशन क्या है कि मुझे ध्यान करना है। अभी 10 मिनट के लिए सिर्फ़ मुझे श्वास पे ध्यान देना है, भले कुछ भी मेरे मन में आए, वो आएगा लेकिन उधर मुझे जाना नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर यहीं पे है, वर्तमान में मैं ये कर रहा हूँ, तो भूतकाल में ना मैं जा सकता हूँ, ना मुझे कोई लेके जा सकता है। ये सच्चाई है, क्योंकि आप वर्तमान में किसी कृति को कर रहे हैं, तो उसकी जो समझदारी है या उसकी जो हम कह सकते हैं कि आपका जो मन का एक सोच है या निर्णय है, वो आपको लेना है और मन लेता है। मन का वो स्वभाव है, आप बोलोगे कि ये मैं कैसे करूँ? तो आपका मन वैसे ही करता है। हुँ? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, कि जब आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो आपका मन सोचता है कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है। तो इसमें बड़ी सोच क्या है कि आपको क्या सोचना पड़ेगा, कैसे मैं सोचूँ, कहाँ पे कैसे जाऊँ? क्योंकि आपने मन में सोचा कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है कि जिसको मुझे देखना है, सुनना है। वैसे ही आपकी पढ़ाई में भी आपका मन जानेगा कि मुझे मैथ्स ही पढ़ना है। 1 घंटे का मेरा टाइम मैथ्स पढ़ने का है, मैथ्स ही पढ़ूँगा। जैसा आप आपके मन को इंस्ट्रक्शन दोगे, वैसे ही मन आपका वही तो ट्रेनिंग है और हम मन को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। मन को जो वाइल्ड माइंड है, उसके जैसा हम रहने दे रहे हैं, कि मन कैसे भी भटके, फिर भी मुझे पढ़ना है और वैसे ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी वीक पॉइंट है और इसलिए हमारा जो जो कॉन्शसनेस है या जो हमारा समय पढ़ने में जाकर भी अगर हम विकसित नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे अगर विकसित नहीं हो रहे, उसका कारण ये है
इसका कारण ये नहीं है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है या आप उनको प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि बच्चों को ये पता नहीं है कि मन को ऐसे समय में कैसे ट्रेन करना है। पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चों को किस प्रकार से बताना चाहिए कि भाई तुम पढ़ रहे हो, मन में भले कुछ भी दूसरा विषय पढ़ने के लिए आता हो, हाँ, लेकिन आपको ही तय करना है क्योंकि अभी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं। 2-3 बार आपको थोड़ा कठिन लगेगा या समझेगा कि आपका मन नहीं मानेगा और इसलिए नहीं मानता है क्योंकि पहले से आपने कभी उसको मनाया नहीं है। इसलिए वो पहले के मन से ही सोचेगा। खाना खाएगा लेकिन पढ़ने की इच्छा होगी, पढ़ेगा तो खाने की इच्छा होगी, पढ़ेगा तो खेलने की इच्छा होगी और खेलेगा तो पढ़ने की इच्छा होगी। ये सब मिक्स हो जाता है और इसी प्रकार से हमारा पूरा अभ्यास होता है। पूरी ज़िंदगी ऐसी कटती है क्योंकि मन मंकी माइंड है, वाइल्ड माइंड है क्योंकि हम वहाँ से पैदा हुए हैं। तो उसको दोष देने से नहीं चलेगा कि मेरा मन ऐसा ही है, मैं क्या करूँ? मन वैसा ही है, लेकिन फिर भी आप प्रशिक्षित उसको कर सकते हैं। इट इज़ इन योर हैंड, योर चॉइस। और बुद्ध ने यहीं पे शिक्षा दी है। मन कितना बुरा है, वो महत्व का नहीं है। अंगुलीमाल का भी मन बुरा हो गया था, हाँ? चंद्र अशोक का भी मन बुरा हो गया था, हुँ? और हमारा भी मन बुरा है, लोगों का भी मन बुरा है। लेकिन आप अच्छे हो सकते हैं और लोग भी अच्छे हो सकते हैं। कब? जब आपके मन को प्रशिक्षित करते हैं कि मेरे मन में ये करने का है, मैं यही करूँगा, भले दूसरा विचार आए, मैं इस विचार के साथ में जाऊँगा नहीं क्योंकि मैंने इस समय के लिए ये तय किया है। तो ये जो मन की जो प्रशिक्षण की बात है, यही पूरी आपकी शिक्षा को एक डायनामिक कह सकते हैं। कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 1 घंटे की पढ़ाई में इतना कुछ आप जान सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हो। नहीं तो वही विषय अगर आप 2 दिन भी पढ़ोगे, तब भी 2 दिन में भी आपको समझ में नहीं आएगा। समय तो ज़रूर जाएगा और उसमें आपका पैसा भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका मन जो है, आप कैसे उसको वहाँ पे इस्तेमाल करें, वो आप सीखे नहीं हैं या वो सीखने की तरफ हमारा झुकाव नहीं है और इसलिए हमारी जो पढ़ाई जो है, स्मार्ट पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो हमें उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो आप आपके इंटेंशन को, गोल को तय करें कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, ये पढ़ना है। लेकिन साथ-साथ में दूसरा जो बड़ा इंटेंशन है, जिसे यूनिवर्सल गोल कहते हैं, उसको भी उसके साथ में जोड़ लीजिए कि मेरी जो ये पढ़ाई जो है, जो भी फ़ील्ड पढ़ रहा हूँ, वो सिर्फ़ मेरे लिए पढ़ाई नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है। हुँ? इसका जो लाभ जो मिलेगा, जो सक्सेस होगा, मेरा जो अभ्यास होके मैं जो सक्सेस प्राप्त करूँगा, वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो आपका जो अनकॉन्शियस जो माइंड जो है, जो डरा हुआ है, जो सिसकाता हुआ है या द्वेष में या संकुचित जो मन है, वो क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। सभी के लिए लगेगा कि नहीं, भले मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ, मेरी कृति है, लेकिन इस कृति में सब लोग हैं, क्योंकि आप समाज से अलग नहीं हो। जैसे कि कल एनवायरनमेंट ने हमको सिखाया हुँ, कि हम एनवायरनमेंट से बने हैं और एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ़ भौतिक चीज़ें नहीं आती, पूरा सजीव और निर्जीव सभी लोग आते हैं। आपके माँ-बाप से लेके समाज, समाज से लेके पूरा देश, देश से लेके पूरा संसार, आप सभी के लिए है। आपकी कृति सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो जो वैश्विक जो एक गोल जो है, अगर वो आपके पढ़ाई के साथ में इंटेंशन में रहेगा, तो आपको कोई ताकत नहीं को आपको डिस्टर्ब कर सकती। उसमें आपका दुश्मन भी आ जाएगा, आपका दोस्त भी आ जाएगा, हाँ? आपके जाति का भी आ जाएगा और जाति के बाहर का भी आ जाएगा, तो कौन डिस्टर्ब करने वाला होगा? जबकि आप सभी के लिए अच्छा सोचोगे, तो कोई आपको कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? लेकिन अगर आपका मन ही अगर संकुचित रहेगा कि ये मेरे लिए है, हाँ, मैं ही करूँगा, मैं मुझे ही मिलेगा, हाँ, तो उससे आपको ईर्ष्या आ जाएगी, गिल्टी फ़ील हो जाएगी, द्वेष आएगा। द्वेष, ईर्ष्या से अगर आप कोई पढ़ाई करोगे, तो आपकी पढ़ाई तो थोड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। बाबा साहब की पढ़ाई देखो,
कितने विपरीत परिस्थिति में जिस जगह पे उनको शिक्षक पढ़ने के लिए मना कर रहा था, समाज पढ़ने के लिए मना कर रहा था, फिर भी उन्होंने अपने पढ़ाई को सभी के लिए खुला रखा कि नहीं, मैं जो पढ़ूंगा वो सभी के हित के लिए पढ़ूंगा। तो ये जो इंटेंशन जो है, ये जितना हमारा पावरफुल होगा, मोटिवेट करेगा, तो आपकी पढ़ाई या हमारा ध्यान भी जो है, ऐसे ध्यान से जो हमें लाभ मिलेगा वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। इस भाव से जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे मन में जो बुरी बातें जो है, जो हमें भीतर ही भीतर परेशान करती है, वो अपने आप शांत हो जाएगी या उसमें परिवर्तित हो जाएगी। तो इंटेंशन को हमने खास देखना चाहिए जब हम अवेयर होते हैं अपने जो भी वृत्ति करने के लिए। और तीसरा जो पॉइंट जो है, डी फॉर डेवलपमेंट। अभी इस डेवलपमेंट के, डी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपके पास में एक एक्शन प्लान होना चाहिए। डेवलपमेंट मीन्स प्रोसेस, डेवलपमेंट मीन्स द पाथ, वे टू रीच देयर। जिस गोल पे आप जाना चाहते हैं, जो आप 1 महीने के बाद में एग्जाम देने वाले हो या 6 महीने के बाद में एग्जाम देने वाले हो, वो आपका गोल है टेम्पररी, और आप जो सक्सेस हो गए वो सभी के लिए आपका सक्सेस है, लेकिन आपका पाथ भी तो होना चाहिए। तो उस पाथ के बारे में भी आप बहुत क्लियर रहने चाहिए। आप पाथ के साथ में आप बहुत क्लियर रहने चाहिए कि आपका एक्शन प्लान होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, ध्यान करना है या इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। तो आपका प्रोसेस क्या है, सुबह कब उठोगे, कितना पढ़ोगे, दोपहर में क्या करोगे, शाम को क्या करोगे, सोमवार को क्या करोगे, मंगलवार को क्या करोगे, संडे को क्या करोगे, इस 15 दिन में क्या करोगे, उस 1 महीने के भीतर क्या करोगे, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट प्लान। तभी आपका जो गोल जो है, उस आपके गोल से वो मैच होगा। आपने सोच लिया सेक्चुअली जैसा कि भाई मुझे सुखी होना है, मुझे सक्सेस होना है, लेकिन आपके पास में अगर एक्शन प्लान प्रॉपर नहीं है, ध्यान के अंदर भी अगर आपको ये पता नहीं है इस बात को देखने के लिए जो स्टेप्स है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, मैत्री भावना में पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, चौथी, तीसरी स्टेप, अगर हमें पता नहीं है तो हम ध्यान में तो बैठ जाएंगे, लेकिन फिर वो घूमते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो रास्ता तय करना या हमारी प्रोसेस को या एक्शन प्लान को हमने, जैसे हम टाइम टेबल कहते हैं दूसरी भाषा में। अब देखिए कि आपका स्कूल का टाइम टेबल नहीं होगा तो आप स्कूल में भी नहीं जाओगे और टीचर भी आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। आप स्कूल में इसलिए जा रहे हैं कि टाइम टेबल निर्धारित है, टीचर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि टाइम टेबल निर्धारित है कि मैथ्स इस टाइम पे, इंग्लिश इस टाइम पे, साइंस इस टाइम पे, और तब आप सब सब्जेक्ट पढ़ते हो। उसी प्रकार से आपका इंडिविजुअल भी टाइम टेबल होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो छोटा टाइम टेबल बनाइए। जैसी आपकी पढ़ाई है उसमें आपका खेलने खेलने का समय रखिए, आपका मनोरंजन का समय रखिए, लेकिन बाकी जो समय आपके पास में पढ़ाई का है, उस पढ़ाई के समय में आपके विषय के अनुसार, जो कमजोर विषय है उसको ज़्यादा समय दीजिए ताकि उस पर आप ज़्यादा वर्क कर सकें। थोड़ा अच्छा विषय है, थोड़ा उसको कम समय दीजिए, तो कम समय से भी वो विषय आपको समझ में आ सकता है। तो ये जो आपकी वीकनेस और जो स्ट्रेंथ जो है सब्जेक्ट के अंदर, वो सभी बातें हमारे एक डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में आती है कि उसको आपको खुद आपका पाथ बनाना है। ये पाथ कोई बना के नहीं देगा। हो सकता है कि वो 2 दिन वर्क करेगा, तीसरे दिन में चेंज कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह 4 बजे आज उठे तो कल भी 4 बजे ही उठना है। अगर आपको लग रहा है कि 4 बजे उठना आपके लिए अनुकूल नहीं तो 5 बजे उठिए। क्योंकि आपका बॉडी और आपका माइंड, साइंस का कहना बोलना हो सकता है कभी प्रेशराइज से हम काम करते हैं, लेकिन आपका भी खुद का पाथ आप खुद क्रिएट करिए। बताइए मम्मी पापा को नहीं मैं इस प्रकार से पढ़ना चाहता हूँ, बात करिए, अपनी बात रखिए, उनकी बात सुनिए और देखिए कि आपका जो सही टाइम, सही जो आपका बॉडी माइंड और आपका उठना सोना किस प्रकार से है, उसके हिसाब से आपके टाइम टेबल्स को आप बनाइए और फिक्स मत रहिए। कभी-कभी क्या होता है कि 1 हफ्ते का हम टाइम टेबल बना देते हैं और सक्सेस नहीं होता है तो हम भूल जाते हैं, अरे जाने दो काम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं।
1 हफ्ता तक तो काम हुआ ना, 1 हफ्ते के बाद में दिक्कत आई, तो और नया टाइम टेबल बनाइए, फिर से नई प्रोसेस करिए। तो आपकी गलती और आपका सक्सेस आपको दोनों बताएगा कि कहाँ पे मैं बैलेंस ढूँढ रहा हूँ कि जिसमें मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मेरा ध्यान अच्छा हो और उससे मैं उस गोल तक पहुँच सके जिस गोल का आप चाहत रखे हैं। अब अदरवाइज़ चीज़ें सोचने में आ जाती है, मोटिव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, लेकिन हमारा जीवन अगर इस तरीके से अगर आगे नहीं बढ़ता है, तो हम ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और आखिरी और महत्वपूर्ण जो बात है, वो है ए फॉर असेसमेंट। हुँ? ए स्टैंड फॉर असेसमेंट, मतलब उसको आपने शाम को असेस करना चाहिए कि क्या हुआ था। जो मैंने सोचा था सुबह 6 बजे उठने का, तो 6 बजे उठा, जो मैंने करना चाहिए था वो किया और कितना अच्छा रहा। उसका असेसमेंट करना मतलब फिर से परीक्षण करना। अगर आप परीक्षण नहीं करोगे, तो गलतियाँ वैसी ही रहेगी, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। हमें 10 साल पहले जैसा गुस्सा आता था, वैसे ही गुस्सा आएगा। जैसा हमें टेंशन 10 साल पहले आता था, जिससे हम डरते थे, आज भी हम वैसे ही डरेंगे। कुछ भी बदलाव नहीं होगा। शरीर उम्र बढ़ेगी, लेकिन बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बदलाव होने के लिए आपने असेस नहीं किया। असेसमेंट नहीं होगा, तो एक्शन नहीं होगी। एक्शन नहीं होगी, तो फिर से जो दूसरा नया बदलाव आना चाहिए, वो नया बदलाव नहीं होगा। नया दिन आएगा, लेकिन नया जीवन नहीं आएगा। तो हमारी असेसमेंट हमने हर शाम को सोने के पहले कि मैंने अपने सोच से, मेरे अपने अच्छे और बुरे से क्या मैंने अच्छा किया, क्या बुरा किया, तो क्या मैं उसको थोड़ा अगले दिन के लिए कुछ उस पे काम कर सकता हूँ। जितना हो सकता है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से काम करिए। कोई कहता है या मैं कहता हूँ या और कोई कहता है, सिर्फ उसको मान के मत चलिए, क्योंकि आपका मन है, आपकी कैपेसिटी है, उसका ध्यान रख के आप करोगे, तो मुझे लगता है कि ये करना बहुत सरल है। तो सरल इसलिए भी है, क्योंकि वो हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है। ये लेने के लिए, ये सीखने के लिए अभी किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े अ, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है हमें अपने आप की, कि क्या मैं ऐसा प्रयास कर सकता हूँ, करके देखूँ। और करते-करते अगर आप उसमें अगर रुचि ले रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपका ही है और आप उसको कर सकते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये चारों बातों को लेके हम ध्यान करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि एक हमारा जो करियर का जो सब्जेक्ट है, उसको हम सुनेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लेने के बाद हम हमारा आज का सेशन, जो सुबह का सेशन जो है, हम ध्यान से समाप्त करेंगे। ठीक है? बहुत-बहुत थैंक यू। और कुछ इसके बारे में प्रश्न है, वो प्रश्न भी बाद में आप पूछ सकते हैं। जी।